जय हिंद, वंदे मातरम। मैं सुबूही खान आज एक दूसरे बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पे आप लोगों के साथ लाइव आई हूँ। बहुत दिनों से हम लोग देख रहे हैं कि हमारे और चाइना के रिलेशंस ऐसी स्थिति पर हैं कि हम लोगों को बहुत सीरियसली सोचना पड़ेगा अपने देश की सुरक्षा के लिए और अपने आगे जो हमारा फ्यूचर जनरेशन्स हैं उनकी सुरक्षा के लिए, उनके सम्मान के लिए हमें बहुत सीरियसली वी हैव टू थिंक इट ओवर अगेन। और इस पे काफ़ी कैंपेन्स चल रही हैं, गवर्नमेंट ने भी चाइनीज़ ऐप्स बैन करी हैं और सॉरी इंटरप्शन हो गया था थोड़ा सा। सामाजिक तौर पे भी काफ़ी मूवमेंट्स चल रहे हैं, काफ़ी सामाजिक संस्थाएं बॉयकॉट चाइना के मूवमेंट्स चला रही हैं। और ये तो खैर एक अलग ही पहलू हो गया, लेकिन इतना ज़्यादा जब हम चाइना 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 सुन रहे हैं तो मेरे दिमाग में आया कि स्पेशली यूथ के लिए, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो अफेक्ट हुए हैं इन चाइनीज़ मानसिकता से या चाइनीज़ प्रोडक्ट से या इस कम्युनिस्ट मानसिकता से, वो हमारा यूथ हुआ है। सस्ते सस्ते उन लोगों ने मार्केट में मोबाइल लॉन्च कर दिए हैं और बहुत सारी सस्ती चीज़ें जो आसानी से यूथ की एक्सेस में हैं, और उनको लेने के लिए या उनको लेने के कारण वो जो बिगर पर्सपेक्टिव है, जो बिगर पिक्चर है, उस पर नज़र नहीं पहुंच पाती है। तो थोड़ा सा आपको बताने की कोशिश करूंगी, लेकिन मेरा आज का जो टॉपिक है वो स्पेसिफिकली चाइना होने के बजाय वो तिब्बत है। और उस पे मैं क्यों बात करना चाहती हूँ वो मैं आपको अभी बताती हूँ। इनफैक्ट मैं मैप पे भी दिखाऊंगी, बहुत लोग जानते होंगे लेकिन जो लोग नहीं जानते होंगे, देखिए तिब्बत के साथ हमारे दो महत्वपूर्ण और बहुत ही गहरे रिश्ते हैं। सबसे पहला रिश्ता तो हमारा तिब्बत के साथ ये है कि वो एक बुद्धिस्ट कंट्री थी और वहाँ पे बुद्धिज़्म कल्चर, सब जगह बुद्धिज़्म था। आज की डेट में भी वो लोग जैसे भी ढके छुपे इतने सब्जुगेशन के बाद भी उस कल्चर को, उस संस्कृति को, उस धर्म को बचाए हुए हैं। और बुद्धिज़्म का हमारी संस्कृति से क्या लेना देना है, ये तो बात हम सभी जानते हैं कि हमारे सनातन धर्म या हिंदू कल्चर में जो लॉर्ड विष्णु हैं, जो 3 लॉर्ड्स माने जाते हैं, हमारे जो हिंदू कल्चर में 3 गॉड्स माने जाते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। उसमें ब्रह्मा इज़ द क्रिएटर, विष्णु इज़ द सस्टेनर एंड महेश इज़ द डिस्ट्रॉयर। तो जो लॉर्ड विष्णु हमारी संस्कृति में माने जाते हैं, उनके हम मानते हैं कि 10 अवतार हैं। तो उनके 10 अवतारों में से 9वां अवतार जो है वो माना जाता है कि गौतम बुद्ध जो थे वो हमारे लॉर्ड विष्णु के 9वें अवतार थे। तो इस लिहाज से बुद्धिज़्म का हमारी अपनी संस्कृति से बहुत ज़्यादा लेना देना है और हमारा बहुत अपना, वो हमारा अपना ही कल्चर है जिसको हम कहीं ना कहीं भूल गए हैं। दूसरा रिश्ता हमारा तिब्बत के साथ, हम बहुत लंबा बॉर्डर शेयर करते थे। चाइना आज की तारीख में जो हमारा कहते हैं कि पड़ोसी बन बैठा है, एक ज़माना था कि चाइना वॉज नॉट आवर पड़ोसी। चाइना हमारा पड़ोसी जो है वो तिब्बत को इन्वेड करके बैठा है। ये मैं आपको मैप में थोड़ा सा दिखा के समझाने की कोशिश करती हूँ। जस्ट गिव मी अ मोमेंट। ये देखिए, ये जो मैप हम सामने देख रहे हैं ये हमारा भारत है। यहां से देखिए पूरा, यहां से पूरा ये सब चाइना है। सबसे पहले तो आप वास्टनेस देखिए कि कितना ये एक एक्सपेंशनिस्ट कंट्री है, विस्तारवादी इनकी मानसिकता है, अपने आप को फैलाने की इनकी मानसिकता है और बहुत सारी अलग अलग कंट्रीज़ को इन्होंने सब्जुगेट करके रखा हुआ है और हावी होके उनको एक प्रेशर कुकर में ज़बरदस्ती भर के इन्होंने अपनी एक कंट्री बना। बहुत डिस्प्यूट है, ये भी हम लोगों को समझने की बहुत ज़रूरत है कि चाइना में इन्होंने इतना अलग अलग मानसिकता के लोगों को, अलग अलग कंट्रीज़ को इन्वेड करके इन्होंने ऐसे प्रेशर कुकर में बंद किया हुआ है और कोई आउटलेट नहीं दिया हुआ है उनको, तो वो बहुत जल्दी ब्लास्ट होने वाला है। तो इसलिए हमें ये भी समझने की ज़रूरत है कि तिब्बत की बात हम यहाँ पे क्यों कर रहे हैं। ये देखिए, ये हमारे इंडिया के बॉर्डर में आप यहाँ से देखिए, यहाँ से लेके पूरा इधर तक ये पूरा तिब्बत है, ये पूरा पोर्शन तिब्बत है। तो आप इमेजिन करिए कि अगर ये तिब्बत का इन्वेजन नहीं हुआ होता तो ये पूरा बॉर्डर इधर से लेके ये जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख है, और यहाँ से देखिए इधर से लेके पूरा नॉर्थ ईस्ट तक
ये पूरा तिब्बत, ये अगर ये चाइना ने इन्वेड नहीं किया होता तो सोचिए कि हमारा पड़ोसी एक हमारा दोस्त होता, हमारा पड़ोसी एक मानवता विरोधी मानसिकता वाला चाइना ना होके हमारे भगवान विष्णु के जो नवे अवतार को जो संजो के रखी हुई है जो संस्कृति, जो तिब्बतन्स हैं, वो हमारे पड़ोसी होते। और वो कितनी इम्पॉर्टेंट और कितनी अहम चीज़ है जो हम लोगों को आज लाइटली लग रही है, बट या हम लाइटली ले रहे हैं, शायद जानते नहीं हैं या शायद जानने नहीं दिया जाता इस कारण से। तो तिब्बत का जो इन्वेजन है उस पर भी मैं बात करूंगी कि चाइना ने कैसे उनको इन्वेड किया। और लेकिन स्पेसिफिकली मुझे लगता है कि हमें बात इस बारे में करनी चाहिए कि जब वो हमारा इतना पार्ट है, वो कल्चरली हमारा पार्ट है, हम श्री राम के मंदिर का हम इतना सेलिब्रेट कर रहे हैं, राम मंदिर के, श्री राम के वनवास खत्म होने का, राम मंदिर निर्माण को हम इतना सेलिब्रेट कर रहे हैं। डिस्कनेक्ट हो रहा है, मेरी वीडियोस बार बार डिस्कनेक्ट हो रही है, तो आई हैव टू रिज्यूम इट अगेन एंड अगेन। तो मैं ये बोल रही थी कि श्री राम को हम लोग इतना सेलिब्रेट करते हैं, राम मंदिर बनने का हम उत्सव की तरह मना रहे हैं। हमें ये भी समझने की ज़रूरत है कि राम मंदिर जिसके लिए बन रहा है, जो श्री राम है, वो भगवान विष्णु के 7th अवतार माने जाते हैं और गौतम बुद्ध भगवान विष्णु के 9वें अवतार माने जाते हैं। तो हमारे लिए वो भी भगवान है, हमारे लिए वो भी भगवान है। तो एक भगवान के लिए हम इतने सालों की लंबी लड़ाई लड़के हम जीते हैं, फाइनली हम उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। और दूसरे भगवान के बारे में या दूसरे भगवान की जो जगह है, जो उनकी जो संस्कृति है, जिन लोगों ने हमारे उन भगवान को संजो के रखा हुआ है आज तक, उनको हम लोग क्यों भूले हुए हैं? उनसे हम लोग अपने आप को क्यों अटैच्ड फील नहीं करते हैं? अब दिल्ली की मैं बात करूंगी आपसे। वैसे तो मतलब तिब्बतन्स जो लोग हैं वो इंडिया में काफ़ी जगह आपको मिल सकते हैं, लेकिन मैं स्पेसिफिकली क्योंकि दिल्ली एनसीआर में मैंने देखा है, मजनू का टीला नाम की एक जगह है, वहाँ पे वो लोग रेफ्यूजीज़ की तरह रहते हैं। और हम लोग तिब्बतन मार्केट्स में चले जाते हैं। हम लोग क्या जानते हैं तिब्बत के बारे में? हम लोगों को लगता है कि हाँ, वहाँ पे सस्ता सामान मिल जाता है, मार्केट से सस्ती चीज़ें मिलती हैं, तो तिब्बतन मार्केट से हम सामान खरीद कर ले आते हैं। लेकिन क्या हम ये सोचते हैं कि वो लोग एक रिफ्यूजी स्टेटस में हमारी कंट्री में रह रहे हैं? और उन लोगों की अगर मैं आपको साइकी बताऊंगी तो आपको इतना अफसोस होगा कि किस तरह के वो इंसान होते हैं। वो बताने से पहले मैं आपको इन्वेजन की कहानी सुनाना चाहती हूँ तिब्बत की। तिब्बत का इन्वेजन चाइना ने स्टार्ट किया था 1950s में। तब तक हमारा पड़ोसी था तिब्बत, और कितना बड़ा बॉर्डर मैंने आपको दिखाया कि हमारा एक दोस्त कंट्री के साथ हम शेयर करते थे। 1950s में चाइना ने 1950s में चाइना ने तिब्बत का इन्वेजन स्टार्ट किया। और उस वक्त हमारी गवर्नमेंट नेहरू जी कांग्रेस की हुआ करती थी, और काफ़ी लंबे टाइम तक वो इन्वेजन चला। उन्होंने वहाँ का डेलिबरेटली पूरा कल्चर ख़त्म किया। आई थिंक 90% उन्होंने मठ तोड़ दिए तिब्बत कल्चर के, जो जितने भी बुद्धिज़्म कल्चर के वहाँ पे जो मठ थे और जो भी उनकी हिस्ट्री थी, इतिहास था, वो चाइना ने डिस्ट्रॉय कर दिया। तो चाइना के जो ट्रूप्स थे, PLA, जिसको हम पीपल्स लिबरेशन आर्मी के नाम से जानते हैं, उनके लिए खाने की कमी पड़ रही थी। तो उस वक्त चाइना वॉज एक्टिंग एज इंडियाज फ्रेंड। तो उस वक्त की जो हमारी सरकारें थी, मुझे आई फेल टू अंडरस्टैंड एट टाइम्स कि उन लोगों ने अपने कल्चर की वो रिस्पेक्ट नहीं करी, उन्होंने बुद्धिज़्म को वो सम्मान नहीं दिया, या किस कारण से, या वो चाइना के बहकावे में आ गए, किस कारण से उन्होंने ये कुछ चीज़ें करी, वो मैं थोड़ा सा समझने में मुझे दिक्कत आती है। कि जो PLA थी, चाइनीज़ ट्रूप को खाने की कमी पड़ रही थी, तो उन्होंने इंडिया से हेल्प मांगी। तो बहुत टाइम तक इंडिया ने चाइनीज़ ट्रूप्स को चावल भेजे। और भारत क्यों कहा जाए, उस समय की जो सरकार थी, उन्होंने चाइनीज़ ट्रूप को चावल भेजे तिब्बत को इन्वेड करने के लिए। सोचिए। और तिब्बत का कल्चर इन लोगों ने पूरी तरह से ख़त्म करके एंड उसको अपने चाइना में ले लिया। एंड देन इतना बड़ा बॉर्डर जो हम तिब्बत के साथ शेयर करते थे, अनफॉर्चुनेटली वो आज की डेट में हम चाइना के साथ शेयर करते हैं। चाइना की एक और मैं आपको मानसिकता बताऊं कि हमसे ये मदद लेके इन्होंने हमारे पड़ोसी बन के हमारे सर पे आकर बैठ गए, दैट इज़ वन थिंग। दूसरी चीज़ आप ये देखिए कि 1958 में चाइना के जो 1958 में चाइनीज़ आर्मी ने हमारे इंडिया के जितने भी डिफेंस एस्टैब्लिशमेंट्स हैं उनको टूर किया, और हमारे उस वक्त के जो डिफेंस मिनिस्टर थे उन्होंने वो अलाउ किया
1958 में हमारे सारे कॉन्फिडेंशियल डिफेंस एस्टैब्लिशमेंट को चाइनीज़ आर्मी के जो ऑफिशियल्स थे वो टूर करके गए 1958 में, और 1962 में उन्होंने भारत के साथ जंग कर दी और हम वो जंग हारे चाइना से। तो ये बहुत सारी चीज़ें मुझे लगती हैं कि देखिए, हमने अपनी संस्कृति की उस वक्त कदर नहीं करी, हमने तिब्बत का इन्वेजन होने दिया, हमने चाइना को अपना दोस्त माना, उस वक्त अपनी कंट्री में डिफेंस एस्टैब्लिशमेंट उनको घूमने दिया, उनको टूर करने दिया, और 1962 में हम बुरी तरह से हारे। मुझे ये भी पता चला है, हालांकि इस बात की आई एम नॉट श्योर अबाउट द सोर्स जो मैं अब आपको बोलने जा रही हूँ, लेकिन इसके बारे में मैं सोर्स पता करूंगी। मुझे कहीं से ये भी पता चला है कि उस जंग में 1962 फॉर में इंडियन एयरफोर्स को एंटर नहीं करने दिया गया था। अगर इंडियन एयरफोर्स को ज्वाइन करने दिया जाता तो शायद हम वो जंग जीत जाते। तो उस वक्त की सरकारों से मैं ये भी सवाल पूछना चाहती हूँ कि उस वक्त आपने मतलब इतनी सारी सीक्वेंस में चीज़ें ऐसी क्यों करी कि आपने एक दुश्मन को अपने सर पे लाके बैठा लिया। हमारे भगवान विष्णु के जो 9 अवतार हैं उनके कल्चर को आपने इन्वेड होने दिया, तिब्बत को आपने बिल्कुल चाइना के सब्जुगेशन में जाने दिया, और अपनी कंट्री के डिफेंस एस्टैब्लिशमेंट को आपने टूर। मैं ये सवाल उनसे रियली करना चाहती हूँ कि आप इतने सीधे थे या आप किस मानसिकता के तहत आपने ये चीज़ करी थी। ये मुझे लगता है कि हर भारतीय को, 135 करोड़ भारतीय, मुझे लगता है कि ये जानना चाहेंगे। अच्छा, जिस वक्त ये इन्वेजन हो रहा था, एक इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताऊं तो जिस वक्त ये इन्वेजन हो रहा था, तिब्बत के जो धर्मगुरु माने जाते हैं, प्रशासक माने जाते हैं, दलाई लामा, तो वो अभी जो है वो 14th दलाई लामा है, जो अभी ही स्टिल अलाइव। तो उन्होंने भारत में एग्जाइल लिया। वो तब से आई थिंक हिमाचल प्रदेश के मैक्लियोडगंज धर्मशाला में उनकी शायद रिहाइश है, वहाँ पे वो रहते हैं, हालांकि ट्रैवल करते रहते हैं। उनकी आप वीडियोस सुनिए, अगर आप दलाई लामा की वीडियो सुनेंगे तो आपको सही में तिब्बतन कल्चर के लिए एक ऐसी फीलिंग, एक ऐसा एहसास महसूस होगा। आप इतना ज़्यादा एक उनसे जुड़ाव महसूस करेंगे। उन्होंने एक एग्जाम्पल बताया अपने एक डिसाइपल का, दलाई लामा जी ने, कि जब चाइना हमें इन्वेड कर रहा था और वो अट्रॉसिटीज़ कर रहे थे, तो एक डिसाइपल ने दलाई लामा से कन्फेस किया कि जब वो हमारे ऊपर बहुत प्रताड़ना करते थे, जब वो हमें बहुत अट्रॉसिटीज़ हमें पहुंचाते थे, तो उस वक्त मेरे दिल में उनके लिए कंपैशन नहीं आता था। उसका मुझे बहुत दुख है। मतलब आप सोचिए कि जो लोग आपको मार रहे हैं, जो लोग आपको काट रहे हैं, जो लोग आपके मठ तोड़ रहे हैं, आपकी संस्कृति का विनाश कर रहे हैं, आपको इतना पेन दे रहे हैं, वो ऐसे लोग हैं कि उनको वो याद भी करके उनके मन में नेगेटिव फीलिंग्स दूसरे को लेके नहीं आती हैं। वो याद भी करके उनके मन में ये फीलिंग आती है कि मेरे मन में उस वक्त कंपैशन क्यों खत्म हो गया उनके लिए। तो मतलब ऐसी मानव जाति को, ऐसी विश्व की धरोहर को, जिसको हमें संजो के रखना चाहिए, जो हमारे पड़ोसी हैं, पहले तो हमने उनको मरने के लिए छोड़ दिया, उसके बाद आज भी जब हम लोगों को उनके लिए आवाज उठानी चाहिए तो हम उनके लिए आवाज नहीं उठाते हैं। ऐसे लोगों पे कौन हाथ उठा सकता है? ऐसे लोगों पे सिर्फ चाइना और ये कम्युनिस्ट मानसिकता वाले जो वहशी लोग हैं, सिर्फ इतने मासूम और इतने अच्छे लोगों पे चाइनीज मानसिकता वाले और कम्युनिस्ट मानसिकता वाले लोग ही हाथ उठा सकते हैं। और आपको बताऊं कि तिब्बत को इन्वेड करने के लिए उन्होंने टैंक, आर्मी और बहुत एकदम हाईली टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड वेपन्स एंड हथियार उन्होंने इस्तेमाल करे तिब्बतन्स के अगेंस्ट। मैं तो सोच के भी मुझे मतलब लगता है कि किस मानसिकता के ये लोग हैं, साइकोपैथ्स हैं या क्या हैं। खैर एनीवे, हम लोगों तक ये बातें इसलिए नहीं पहुंच पाती हैं। देखिए, बहुत सारे तिब्बतन्स हिंदुस्तान में रहते हैं, हम लोगों तक ये बातें क्यों नहीं पहुंच पाती हैं? देखिए, अभी तक अनफॉर्चुनेटली कुछ सरकारें ऐसी रहीं जिन्होंने बहुत सारी चीज़ों को डेलिबरेटली हम तक नहीं आने दिया, और कुछ रीजंस वो हैं कि वो लोग रेफ्यूजीज की तरह यहाँ पे रहते हैं, वो तिब्बतन्स, उनको कोई सिटीजनशिप का, उनका कोई स्टेटस हमारे देश में नहीं है। तो कुछ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे संविधान में कुछ राइट्स ऐसे हैं, कुछ फंडामेंटल राइट्स एंड कुछ लीगल राइट्स ऐसे हैं जो सिर्फ सिटीजन्स को हैं। जब CAA कानून के प्रोटेस्ट चल रहा था तो मैंने बहुत सारे वीडियोस में उन सारे फंडामेंटल राइट्स को एंड लीगल राइट्स को एक्सप्लेन किया है, लेकिन इस वीडियो में मैं सिर्फ एक स्पेसिफिक राइट की बात करूंगी, क्योंकि ये वीडियो मैं स्पेसिफिकली तिब्बत फोकस्ड एंड तिब्बतन्स फोकस्ड बनाना चाहती हूँ। तो वो राइट्स हैं आर्टिकल 15। आप लोग अपनी सेल्फ स्टडी भी कर सकते हैं, या अगर आप चाहेंगे तो मुझे बताइएगा, मैं एक नेक्स्ट वीडियो आर्टिकल स्पेसिफिकली करूंगी।
आर्टिकल 15, आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, आर्टिकल 29, आर्टिकल 30 एंड आर्टिकल 326, ये सारे राइट्स जो है वो सिर्फ सिटीजन्स के लिए हैं। उसमें एक स्पेसिफिक राइट है आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 है वो सिर्फ भारत के नागरिकों को मिलता है। आर्टिकल 19 में कुछ की राइट्स, आर्टिकल 19 की मैं बात कर रही थी। आर्टिकल 19 में कुछ की बेनिफिट्स हैं, कुछ बेसिक फ्रीडम्स हैं जो भारत के नागरिक को मिलते हैं और सिर्फ भारत के नागरिक को मिलते हैं। वो है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स, यानी कि आप अभिव्यक्ति की आज़ादी आपको है, आपको कहीं भी जमा होने की, भीड़ जमा करने की आज़ादी है विदाउट आर्म्स, बिना हथियारों के। टू फॉर्म एसोसिएशंस एंड यूनियंस, आप एसोसिएशंस इन यूनियंस बना सकते हैं भारत का नागरिक होने के नाते। टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, यानी कि आप भारत की सीमा में फ्रीली कहीं भी मूव कर सकते हैं। टू रिजाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द कंट्री, आप भारत के किसी भी पार्ट में रह सकते हैं, सेटल हो सकते हैं। टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, ट्रेड एंड बिजनेस, आप किसी भी तरह का प्रोफेशन, ट्रेड या बिजनेस प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये सारे अधिकार जो हैं सिर्फ सिटीजन्स को हैं। अब आप सोचिए कि इन लोगों को, इन तिब्बतन्स को ये अधिकार नहीं है कि वो कोई यूनियंस बना सकें, कोई एसोसिएशंस बना सकें, तो वो अपनी बात हम तक कैसे पहुंचाएंगे? अब वो जगह जगह 1-on-1 जाके तो नहीं पहुंचा सकते, वो एक जगह फ्रीली मूव नहीं कर सकते भारत की पूरी टेरिटरी में। वो रेफ्यूजीज की तरह एक स्पेसिफिक जगह में, ठीक है, उनको रहना खाना मिल रहा है, लेकिन उनका दर्द हम तक नहीं पहुंच पा रहा है। तो हम लोग उनसे जाके कनेक्ट क्यों नहीं करते हैं? वो संवैधानिक अधिकार, वो राइट्स जो सिर्फ नागरिकों को हैं, हमें तो है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच उनका नहीं है, हमारा तो है। पूरे देश में फ्रीली मूव वो नहीं कर सकते, हम तो कर सकते हैं। यूनियंस, एसोसिएशंस वो नहीं बना सकते, हम तो बना सकते हैं। हम क्यों नहीं उनकी आवाज आगे उठाते हैं? मेरा मेन सवाल आज का ये है कि हम लोग इस चीज को समझने की कोशिश क्यों नहीं करते हैं कि ये आवाज उठाने का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये हमारा दायित्व है। अगर हम राम मंदिर निर्माण को सेलिब्रेट कर रहे हैं, अगर हम श्री राम के वनवास को खत्म होने को सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो हमें अपने अंदर का वो रामत्व भी जगाना होगा। हम उन राम का मंदिर बना रहे हैं जिन्होंने बाली को हरा के सुग्रीव को, उनकी जो उनका सही उत्तरदायित्व, उत्तराधिकारी थे जिस जगह के, उनका वो सही उनको जमीन या जो भी उनका राज्य था बाली को हरा के, वो सुग्रीव को उन्होंने, श्री राम ने दिलाया। अब श्री राम तो वॉर करके किसी जगह को जीत के और अब्यूजर से जीत के और विक्टिम को या सही उत्तराधिकारी को दे सकते थे जंग करके। हम लोग डायरेक्ट वॉर करके अगर नहीं कर सकते हैं तो हम लोग एक इंटेलेक्चुअल वॉर तो कर सकते हैं। हम कोई मूवमेंट तो चला सकते हैं कि भाई हमारे भगवान विष्णु के अवतार श्री राम भी थे, हमारे भगवान विष्णु के अवतार जो हैं वो गौतम बुद्ध भी थे, तो हम श्री राम की लड़ाई तो जीत गए हैं। अब हम जब श्री राम वापस आ गए हैं इस भारत में, तो हम अपने अंदर वो रामत्व जगाते हुए क्यों नहीं हम गौतम बुद्ध की भी लड़ाई लड़ें? हम क्यों नहीं उनके लिए आवाज उठाएं? हम क्यों नहीं राज्य का जो सही उत्तराधिकारी है उसको वो राज्य दे? चाइना जो है तिब्बत पे जबरदस्ती कब्जा करके बैठा हुआ है, और इसमें हम कोई ये मत सोचिए कि हम सिर्फ तिब्बत के लिए, तिब्बतन्स के लिए ये काम कर रहे हैं। आप ये सोचिए कि तिब्बत, फ्री तिब्बत मूवमेंट अगर हम चलाते हैं और तिब्बत चाइना की जो जकड़ है या चाइना के सब्जुगेशन से आज़ाद हो जाता है, तो आप सोचिए कि हमारा पड़ोसी हमारा दोस्त हो जाएगा। हमारे सर पे से जो बॉर्डर इश्यूज हैं, जो आए दिन जो हमारे बॉर्डर इशू है, आए दिन हमारे जवान सरहद पे शहीद होते हैं, क्या उनका शरीर, क्या उनकी जानें, क्या उनकी आत्मा इतनी सस्ती है जो इस तरह के लोगों के लिए वो बॉर्डर पे खड़े रहें? क्या उनके परिवार नहीं है, या वो आम, या वो नॉर्मल, या आपके और हमारे जैसी जिंदगी नहीं जीना चाहते? तो देखिए, ये जो बॉर्डर इश्यूज हैं ये भी काफ़ी हद तक, स्पेशली चाइना के साथ जो हमारा बॉर्डर इशू है वो काफ़ी हद तक हमारा सॉल्व हो सकता है। तो इस पर हमें बहुत अच्छे से काम करना चाहिए। एक और क्योंकि इसी से जुड़ा हुआ है, एक और इशू हम आजकल देख रहे हैं नेपाल का। जैसे चाइना ने इन्वेड किया था तिब्बत को, ऐसे ही वो करने के चक्कर में नेपाल को, पहले मैं आपको मैप में नेपाल भी दिखाती हूँ, उसके बाद आई विल टॉक अबाउट दिस। ये देखिए, ये तो पूरा तिब्बत है। ये देखिए, ये जो छोटा सा है
ये नेपाल है। पहले देखिए, पहले उसने इन्वेड करके पूरे इतने पोर्शन को अपना लिया अंदर तिब्बत, अब वो कैसे धीरे धीरे घुस रहा है, अब वो नेपाल तक उसकी नजर है, अब वो चाह रहा है कि ये नेपाल भी मेरा हो जाए। ऐसे ही वो हमारे पूरे नॉर्थ ईस्ट पे नजर रखे हुए है। यहीं पे एक चाइनीज नेक की वो बात करता है जिससे वो हमारे असम के ऊपर नजर रखता है। अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने डिबेट्स में देखा था कि चाइनीज नेक की, चाइना की वॉर स्ट्रैटेजी है चाइनीज नेक, अगर हम चाइनीज नेक को ब्लॉक कर दें तो हम आसाम को, नॉर्थ ईस्ट को भारत से अलग कर सकते हैं। ये चीज़ हम लोगों ने डिबेट में सुनी थी, लेकिन हम लोग क्योंकि मैप पे चीज़ों को नहीं समझते हैं तो हमें समझ नहीं आती हैं। तो देखिए, पहले तिब्बत कितना बड़ा एरिया इन्वेड करके हमारे नज़दीक आए, उसके बाद अब नेपाल में घुसने की कोशिश कर रहे हैं, वो बॉर्डर शेयर किया। अब वो जो नेपाल का बॉर्डर है वो भी उनसे बर्दाश्त नहीं हो रहा, अब उनको लग रहा है कि अब नेपाल को भी इन्वेड करें। हम लोग न्यूज़ में देख रहे हैं भारत और नेपाल के कोई इश्यूज नहीं है, दे आर जस्ट क्रिएटेड बाय पाकिस्तान एंड चाइना। नेपाल के बहुत लोगों से मैं बहुत नज़दीकी तौर पे जुड़ी हुई हूँ। नेपाल में बहुत सारे लोग हैं जो मुझे मानते हैं, मेरे एक बहुत अच्छे भाई हैं नेपाल में, बहुत अच्छा वो काम कर रहे हैं भारतीय संस्कृति के ऊपर, हिंदू कल्चर के ऊपर। तो वो भी मुझे बताते हैं कि किस तरह से पाकिस्तान और चाइना नेपाल में अंदर एंटर होके किस तरह से नेपाल के बॉर्डर के थ्रू कई बार हमारे देश में टेररिस्ट भी आते हैं और मतलब बहुत सारी गतिविधियां वो करते हैं, पूरा वहाँ का कल्चर ख़त्म करने के उसमें है। नेपाली स्कूल में चाइनीज़ उन्होंने मैंडरिन लैंग्वेज कंपलसरी कर दी है अपनी, चाइना ने। तो ऐसे धीरे धीरे करके वो घुसते हैं। तो आप ये समझिए कि बहुत बड़ा रिस्क है। जब हम कहते हैं कि बॉयकॉट चाइनीज प्रोडक्ट्स, बॉयकॉट चाइनीज प्रोडक्ट्स, तो वो सिर्फ कहने की बात नहीं होती है, वो एक बहुत अहम और बहुत इम्पॉर्टेंट बात है, क्योंकि ये नया ज़माना है, इसमें वेपन्स एंड हथियारों वाली लड़ाइयाँ बाद में होती हैं, इसमें इकोनॉमिक वॉर होती है, इसमें साइकोलॉजिकल वॉर होती है, इसमें यूथ को ख़राब किया जाता है, कितनी हैकिंग कैंपेन्स चाइना लगाता है। अमेरिका तो बहुत पहले रिकग्नाइज़ कर चुका था और प्रेजेंटली हम लोग भी रिकग्नाइज कर रहे हैं। हमारी गवर्नमेंट के ने 59 चाइनीज़ ऐप्स बैन करी, तो उसके बाद अमेरिका ने भी मूवमेंट स्टार्ट हुआ है कि हम भी टिकटॉक बैन करेंगे, क्योंकि वो हमारे वो क्या करते हैं आपको पता है। हम लोग इसकी सीरियसनेस धीरे धीरे करके शायद युवाओं को भी समझ में आ रही है। हमारी सर्च हिस्ट्री, हमारे युवा क्या सर्च कर रहे हैं, उनका पर्सनल डेटा और सारे उसके हिसाब से वो अलग अलग ऐप्स बना, कैसे उनको युवाओं को मेजर इशू से भटकाना है, कैसे उनको देश से तोड़ना है, कैसे इंसीडियस जहरीले बीज उनके दिमाग में बोने हैं और उनको मुद्दे से भटका के देश से बिल्कुल अलग करके बिल्कुल डिफंक्ट जनरेशन बना देना है, ये उनकी मानसिकता होती है। तो इसलिए अब लेकिन लकली हमारा देश का, मुझे लगता है पूरे विश्व का ये एक चर्निंग टाइम चल रहा है, पूरा विश्व ही एक बहुत अलग स्टेज में जाने वाला है। तो सब लोगों की आंखें खुल रही हैं। तो देखिए, गवर्नमेंट अपना काम कर रही है, सामाजिक संस्थान अपना काम कर रहे हैं, हमें समाज को अपने लेवल पे अपनी ताकत को पहचानना है और बड़े बड़े डिसीजंस, बड़े बड़े मूवमेंट्स के बाद ही सरकारें ले पाती हैं। कोई भी आप पॉलिसी चेंज देखिए, पूरा आप दुनिया का इतिहास उठा के पढ़ लीजिए, कोई भी मेजर पॉलिटिकल रास्ते से अगर कोई पॉलिसी चेंज या कोई डिसीजन होता है तो वो कहीं ना कहीं एक सामाजिक अभियान से या कहीं ना कहीं एक मूवमेंट से ही स्टार्ट होता है। तो मुझे लगता है कि हमें ये फ्री तिब्बत मूवमेंट बहुत ज़्यादा जोश के साथ चलाना चाहिए। हमें हमारा बुद्धिज़्म का कल्चर जो गौतम बुद्ध, सनातन धर्म में अध्यात्म के कॉन्सेप्ट को गौतम बुद्ध ने इतना ज़्यादा फैलाया था कि अफगानिस्तान से लेकर जापान तक हमें जो है बुद्धिस्ट कल्चर दिखाई देता है, वहाँ पे मठ दिखाई देते हैं। और चाइना में भी दबी कुचली जगह आज की इतने ज़्यादा सब्जुगेशन के बाद भी लोगों ने छोड़ा नहीं है। और ये लोग बुद्धिस्ट भी कमज़ोर नहीं है। अब जो कुछ कुंग-फू, कराटे, ये इस तरह की जो फाइट्स होती हैं, ये सब बुद्धिस्ट्स के ही हैं, जो उनकी रूट्स हैं वो बुद्धिस्ट कल्चर से ही निकली हैं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि वो सेल्फ डिफेंस के लिए सिखाया जाता है, वो किसी को आक्रमण करने के लिए नहीं सिखाया जाता। तो हमें ये समझने की ज़रूरत है, अगर हम अपने एंड पे ये मूवमेंट स्टार्ट करेंगे, भारत की तरफ से अगर सपोर्ट रहेगी, नेपाल को भी भारत की तरफ से सपोर्ट होनी चाहिए मुझे लगता है, क्योंकि नेपाल भी अब उसी डायरेक्शन में जा रहा है जिस डायरेक्शन में पहले तिब्बत था। और नेपाल भारतीयों की तरफ और भारत सरकार की तरफ बहुत उम्मीद भरी नज़रों से देख रहा है, क्योंकि वहाँ की गवर्नमेंट कम्युनिस्ट है, लेकिन वहाँ के लोग अभी भी भारतीय कल्चर से जुड़े हुए हैं और वहाँ के लोग
एक बहुत उम्मीद भरी नज़रों से हमारी तरफ देख रहे हैं। मीडिया में प्रोपेगेंडा क्रिएट किया जा रहा है कि नेपाल और भारत के बीच में प्रॉब्लम है। नेपाल और भारत के बीच में कोई प्रॉब्लम नहीं है। पाकिस्तान एंड चाइना क्रिएटेड इश्यूज हैं। जैसे ये कश्मीर का प्रोपेगेंडा बनाते हैं कि कश्मीरियों को दिक्कत है, कश्मीरी भारत का हिस्सा नहीं बनना चाहते थे, ये सरासर झूठ है। ये सिर्फ और सिर्फ भारत के टुकड़े करने के लिए ये इनकी एक प्रोपेगेंडा जो है वो मशीन्स होती हैं जो सोशल मीडिया पे भी काम करती हैं, टीवी चैनल्स मीडिया में भी काम करती हैं, प्रिंट मीडिया में बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, उल्टे सीधे आर्टिकल्स छापते रहते हैं। तो मुझे लगता है कि फुल सपोर्ट शुड बी एक्सटेंडेड टुवर्ड्स नेपाल एंड तिब्बत बाय द पीपल ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट तो कर ही रही है, गवर्नमेंट अपना काम करती रहेगी, लेकिन मुझे लगता है कि हमें समाज के तौर पे अब अपनी बिल्कुल कमर कस लेनी चाहिए और ऐसे मुद्दों पे स्पेशली मैं यूथ को बोलती हूँ कि मैप लेकर बैठिए, आपको पूरी क्लैरिटी आ जाएगी वर्ल्ड पॉलिटिक्स की। आई शुड कंक्लूड द कॉल क्योंकि मेरा आज फ़ोन में कुछ टेक्निकल इशू भी चल रहा है, प्लस वो फ्लो में वीडियो नहीं हो पा रही है। जितना मैं आज बोलना चाह रही थी उतना मैंने आपको बोल दिया है। तिब्बतन्स के साथ हमें हाथ से हाथ मिलाना है। वो लोग हमारे अपने लोग हैं, वो हमारे भगवान विष्णु के नवे अवतार को उन्होंने आज भी संजो के रखा हुआ है। उन्होंने अपना खून भी बहा के, अपनी जान पे भी खेल के हमारी उस संस्कृति को ख़त्म नहीं होने दिया है। तो हमारी पूरी जिम्मेदारी है, हमारी लायबिलिटी है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम तिब्बत के साथ खड़े हों। फ्री तिब्बत मूवमेंट चलाइए, बहुत सारी किताबें हैं तिब्बत के बारे में पढ़िए, और चाइना के साथ इस बॉर्डर को जो हम शेयर करते हैं, हमें उसे किसी भी कीमत में तोड़ना है। हमें तिब्बत को किसी भी कीमत पे आज़ादी दिलानी है और हमारा पड़ोसी हमारा दोस्त होगा, जो हमारा एक समृद्ध भारत की तरफ एक बहुत स्ट्रॉन्ग कदम होगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।